अच्छा, ये हमारे पास पेशेंट है हरीम, 3 इयर्स ओल्ड। ये हमारे पास डी के सस्पेक्टेड डी के एस्पिरेशन नमूनिया सेप्सिस के साथ एडमिट थी। प्रीवियसली वेंट पे थी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अब हमने एक्सटुबेट कर दिया है इसको। ठीक है, पहले तो हम थोड़ा एक्सटुबेशन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डीके पे आ जाते हैं। अच्छा, एक्सटुबेशन के लिए हमने जो है इसको नैब्स कराई विद उसके बाद जो है डेक्सा कवर दिया था। अच्छा, ये क्यों दिया जाता है? ये प्रिवेंट करने के लिए, लेरेंजियल एडेमा और री इंट्यूबेशन को प्रिवेंट करने के लिए और स्ट्राइडर को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया एक्सट्रूबेशन। अब इसको बैक टू बैक जो है हम नेब्स करेंगे, और जो भी नमूनिया के लिए फिर जो है नेब्स या जो भी हमें एंटीबायोटिक वगैरह देंगे वो हम कंटिन्यू करेंगे। अब आ जाते हैं डीके के ऊपर। अच्छा, इनिशियली बच्चे आई थे हमारे पास बिल्कुल गैस्पिंग स्टेज के अंदर, इमरजेंसी में ईआर में। तो जो गैस्पिंग स्टेज यूजुअली जो है डीके के पेशेंट में लगता है, वो एक्चुअली गैस्पिंग स्टेज नहीं होता है यूजुअली। ये होता है हमारे पास कस्मोल रेस्पिरेशन इसको कहा जाता है, जिसमें डीप लेबर्ड ब्रीथिंग, काफ़ी जो है ना एफर्ट के साथ बेबी जो है ना सांस ले रहा होता है टू वॉश आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कस्मोल रेस्पिरेशन एक तो ये हो गया। फिर डीके के खैर बाकी फीचर्स क्या होते हैं? एक तो ये कि डीके जैसा लास्ट वीडियो में था, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लिए स्टैंड करता है। इसमें बाइकार्ब होता है 15 से कम, और एसिडोसिस है, जाहिर सी बात है, तो पीएच 7.30 से कम होती है। एक तो ये फीचर। उसके अलावा जो हम बाकी इसकी लैब्स करवाते हैं उसमें जो है सीरम कीटोन लेवल और यूरिन के कीटोन लेवल, मतलब यूरिन में कीटोन देखते हैं और ब्लड में जो है कीटोन लेवल्स कितने हैं वो देखते हैं। उसके अलावा ये है कि एसिडोसिस देख लिया। अच्छा, बाकी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं ऐसे पेशेंट। अच्छा, फिर आ जाता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मतलब क्यों अचानक से क्या हो गया, बच्ची बिल्कुल ठीक थी तो फिर कैसे। यूजली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के ट्रिगर्स होते हैं, या आप समझे कॉजिटिव फैक्टर तो नहीं कह सकते, ट्रिगर्स होते हैं जिसके बाद डीके डायग्नोज होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बेबी में भी यही हुआ है कि जो है इसको बेबी को इन्फेक्शन हुआ है, सेप्सिस में गई है, उसके बाद फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। फिर जो है ना उसकी जब ये पेशेंट प्रेजेंट किया, फिर इसने रेस्पिरेशन के साथ इसकी आरबीएस चेक की तो हाई थी। देन हमने फिर इसके बाकी लैब्स कराए, तो उसके अंदर भी जो फीचर्स होते हैं डीके के वो हमें मिले हैं। इसकी मैनेजमेंट पे हम थोड़ा बाद में डिस्कस करें। एक फ़ीचर इसका और जो हमें इस वक्त दिख रहा है वो ये कि इसको जो है ना ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन होता है। इसको हम जो है ना एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं, डार्कनिंग ऑफ द एक्जिला एंड डार्कनिंग एट द नेप ऑफ द नेक। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो क्लियर करें। ठीक है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन होते हैं। ये अडल्ट पेशेंट्स में भी हो सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब फर्दर प्लान क्या है। हमने इनको एक्सटुबेट कर लिया है, बबल सीपैप पे हैं, मेंटेन कर रही हैं इस वक्त, ऑक्सीजन भी मेंटेन कर रहे हैं, हार्ट रेट भी जो है अच्छा है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब ये है कि इसको शुगर्स को मॉनिटर करेंगे, वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, और फिर इनके शुगर, इनके जो आरबीएस लेवल है, अगर वो एक स्पेसिफिक लेवल से ज़्यादा होता है तो फिर हम इनको जो है नॉर्मल सलाइन फ्लूइड देंगे, और उससे हाइपो में जाती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में जाती हैं, तो फिर हमको ज़ाहिर सी बात है 10% फिर जो है डेक्स्ट्रोज फिर स्टार्ट करेंगे। ये साइकिल करेंगे जब तक इवेंचुअली ये एक नॉर्मल आरबीएस इनका जो है मेंटेन नहीं हो जाता। फिर उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली फिर जब पेशेंट सही हो जाता है तो ऐसे पेशेंट को फिर बाद में सबक्यूटेनियस इंसुलिन के ऊपर फिर मैनेज किया जाता है फर्दर प्रिवेंशन के लिए, और HbA1c इनका फिर रिपीट कराना पड़ता है। अभी इनका HbA1c चेस पे गया हुआ है, वो भी थोड़ा हेल्प करेगा हमें अभी डायग्नोज करने में और थोड़ा बाद में कि फ़र्दर इसका क्या जो है मैनेजमेंट किस तरह लाइफ लॉन्ग करनी है।